एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी करने में लगे होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मैम क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, इसी कारण मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है। इसमें से मैंने जो एसएसटी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आया उसको देखते हुए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है 6 to 8, तो उसी को ही मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक ली है, जिसमें से 5 चैप्टर मैम ने कंप्लीट कर दिए हैं। देन ये 6 चैप्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन या कथन या कोट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लाइन में आपको सीक्वेंस में क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लस आपसे नेगेटिव वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें सही आंसर देना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि आपको एसएसटी को डीपली पढ़ना है, वर्बली नहीं पढ़ना। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। खुद के नोट्स बनाइए, मैं हेडलाइन दे दूँगी, इस तरीके से आप खुद के नोट्स बना के तैयारी शुरू कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको अपनी क्लास के लिए प्लस कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्लस गवर्नमेंट जॉब जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसके लिए अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो चैप्टर जो पढ़े थे वो हमने 6 क्लास के ज्योग्राफी के पढ़ रहे हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा देश यानी भारत। अब भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी है सबसे पहले पढ़ते हैं। भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार का देश है। ठीक है, उत्तर में अब यहाँ पे 4 दिशाएं पता ही होती है। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब ये चारों दिशाओं को अलग अलग दिशाओं को बांटा गया है। तो यहाँ पे रेखांकित कर ली हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए। पश्चिम में सबसे पहले उत्तर में पढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, इस साइड अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी आपको पता है। दक्षिण में हिंद महासागर के प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। आगे ये टर्म दे रखी है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको रेखांकित कर रही हूँ ताकि आप इसको याद रखें। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि एक हिस्सा नहीं, तीनों हिस्से की तरफ जल से घिरा हुआ है सॉरी। अब ये अगला पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वो कह रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, जिसके उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार जो है वो 3200 किलोमीटर के हिसाब से है। तो इस किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने बताया गया है, तो इस लाइन को भी रेखांकित कर लीजिए क्योंकि ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। और उसने दूसरा जो है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। आगे कह रहे हैं कि ये सभी ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारतीय मरुस्थल, तटीय भाग और उपमहाद्वीप स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ये जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और हमारी संस्कृति में भी अलग अलग है। यानी कि भारत देश की अपनी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है, अपने रीति रिवाज है। तो इस चीज़ के इस भिन्नता में हम एकता को मानते हैं, यानी सभी धर्मों को हम मिलके करते हैं। तो हमारे परंपराओं में दिखती है। ठीक है, हमारे जो रीति रिवाज है उनमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे लिखा है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 में अब तक की गणना 120 करोड़ से अधिक थी हो चुकी। चीन दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। अब यहाँ पे जो एक टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ का मानक समय, यहाँ पे मानक समय की बात हो रही है, मानक समय एक नहीं रहता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, जबकि कनाडा में मानक समय 6 है। और आपको वहाँ पे भी बताया गया था, तो 11 वहाँ पे समय बताया गया था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना जहाँ पे हम आगे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आगे कह रहे हैं भारत के उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत का उत्तरी गोलार्ध देखेंगे, ये भारत के 2 हिस्से में बना दिया। भारत का जो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध हमारा ये वाला हिस्सा होता है। इतना हिस्सा भारत के जो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, इसमें कर्क रेखा आपको पता ही है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण रेखा में मकर रेखा जाती है, जिसमें 23.5 डिग्री देश के लगभग से के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि विस्तार 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर में है, 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व है तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्व से पश्चिम में गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस दिशा में होगी? बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण ये 2 छोर में स्थित स्थानों के समय
स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर दो स्थानों के बीच का अंतर होता है। ये कहने का अभिप्राय है, जो ये हमने डिग्री दे रखी है, ये हमारे अक्षांशों और देशांतरों के अनुसार बांटे जाते हैं, और इनका अंतराल भी 2-2 घंटे का होता है। तो 2-2 घंटे के अंतराल के अकॉर्डिंग इसको बांटा जाता है। 2 घंटे का अंतराल होगा, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री से 4 मिनट, 4 मिनट से तो हमारा जो इन्होंने दे रखा है स्थानीय मानक समय जो दे रखा है, 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा, देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कर दिया। वो कह रहे हैं कि जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय मान समय 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82 सेल्सियस पूर्व देशांतर के स्थानीय मानक को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, क्योंकि इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है भारत का पड़ोसी देश बताए गए हैं। यहाँ पे पड़ोसी देश की बात करते हैं भारत की, तो यहाँ पे भारत के आसपास अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे चित्र को थोड़ा सा और छोटा करते ताकि आपको क्लियर दिख सके। यहाँ पे बॉक्स में आपको इंक्लूड कर देती हूँ, ये रहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर चीन, तिब्बत। ठीक है, बाहर ये सिर्फ बॉर्डर की तरफ है। भारत के आसपास के पड़ोसी देश बता दिए, फिर अरब सागर बता दिया मैंने आपको बताया था, फिर बंगाल की खाड़ी, नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, मालदीप है और श्रीलंका सक्रिय हिस्से से, और हिंद महासागर जो जितना हिस्सा है ये भारत के हिंद महासागर में स्थित है। इस तरीके से भारत और उसके पड़ोसी देश बता दिए। इसके बाद भारत के राजनीतिक देश, ये अलग अलग देशों में किसकी कौन सी है सारा बांटा गया है, तो इसको देखना जरूरी है, नक्शे को समझना, अंतर सीमा, राज्य सीमा, शहर और राजधानियाँ। ठीक है, आगे हम जो इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप होते हैं, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, श्रीलंका और मालदीप। ये हमारे पड़ोसी राज्य है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, रेखांकित कर देती हूँ, ताकि आपको इस चीज़ को ध्यान में रखे। यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। वो कह रहे हैं इनमें से कौन कौन से देश हैं जो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, श्रीलंका महाद्वीप हमारे पड़ोस है, जिसे एक पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ऐसे पॉइंट पूछ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट से। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात की जा रही है, तो वो कैसे है, देखिए राजनीतिक, और अगर हम उसको देखें तो इसके पॉइंट के व्यू से दिखा देते हैं। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के साथ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित देश है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे सारे नदी दे रखी है कि चंबल नदी की है, हिमालय नदी के कितने भाग है, हिमालय नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सारी नदियाँ दे रखी है। तो ये आपको मैप में देखना पड़ेगा, ये ब्रह्मपुत्र, ये इसमें से क्वेश्चन आपको सिर्फ पता होना चाहिए, पहाड़ी से नहीं, पर्वतीय कलर में दिखा रहा है। मेन चीज़ें ही पढ़ाई, तो इसमें बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है, राज्यों का मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, भाषाओं के आधार पर इनका विभाजन हुआ है। देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट दे दिए कि जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है। ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के महीन महीन मिट्टी होती है, जो नदी से साथ बेसिन में निक्षेपित करके जाती है। निक्षेपित मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जाती है, उसी को कहते हैं। सहायक नदी की होती है, एक बहुत बड़ी नदी से एक छोटी सी नदी बाहर की तरफ निकल जाती है, मुख्य नदी से, बड़ी नदी से अलग हो जाती है। विसर्जित मतलब होता है उससे अलग होना, उसको कहते हैं सहायक नदी। भौतिक विभाजन क्या कह रहे हैं, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय सौंदर्य कार्य करता है, जो हिम और आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में है वृहत हिमालय, फिर या हिमंद्री कहते हैं। श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला में पहाड़ी है, विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है। मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, हिमंद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से हिमालय पहाड़ियाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहाड़ियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे पहाड़ियों को समझ लेते हैं। बहुत सी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय और हिमाचल हिमंद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है, जहाँ 5 पहाड़ी स्थानों के नाम लगाइए। शिवालिक सबसे ऊंचा दक्षिण में स्थित है, श्रृंखला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला कह रहे हैं, ये हर पॉइंट स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। मैं जूम करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहाँ रखे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ये है कि मेरे को दिक्कत ये होती है कि आपको बताने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यहाँ पे
उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बने हैं। नदी के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि मैदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। वो कह रहे हैं कि भारत के उत्तरी मैदान जो होते हैं वो उनके जो मैदान होते हैं, जो ज़मीन होती है हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित अगर हम बात करें तो अगर हम पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन करने का मतलब है कि दक्षिण इस साइड में, हिमालय के दक्षिण में पूछा तो हिमालय जहाँ होगा उसके नीचे की तरफ यहाँ पे दक्षिण में होगा। दक्षिण में जो उनकी भूमि होगी, मैदान होंगे, संपाट है और वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ अपने साथ मलबे लेकर अपने आगे की तरफ बनती है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी अनेक सहायक नदी होती है, जिसमें उपजाऊ भूमि के लिए यानी कृषि करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। यही कारण है कि वहाँ मैदानों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अगले बोल रहा है पश्चिमी भाग। अब भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क मतलब नमी बनाए रखता है, गर्म होता है, रेतीला होता है, रेती रहता है। वनस्पति की मात्रा यानी कि सब्जी वगैरह उगाने की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि रेतीला है, वहाँ पे इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है। अगला है उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। अगर हम त्रिभुजाकार देखें तो इस तरीके से है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियाँ स्थित हैं। इसकी उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित कर लीजिए, ये लाइन सारी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है विंध्य या सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन शिखर से नर्मदा नदी और तापी नदी बहती है। अब नर्मदा नदी कहाँ की तरफ बहती है? ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा पश्चिम की तरफ है। अगर हम इसका पार्टीशन करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे नर्मदा नदी, ये पश्चिम इधर, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है और इधर आगे आएगा जो हमारे पठार आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें हमारी और भी नदियाँ होती है, जिसमें कावेरी, महानदी, गोदावरी वगैरह नदी पूर्व दिशा में बहती है। तो अब ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है। इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट और सहिंद्री, पूर्वी में पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का विस्तार जो होता है वो एक समान रूप में होता है, जबकि पूर्वी घाट का टूटा फूटा होता है, बीच बीच में से कुबड़ खाबड़ होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि इन पठारों में खनिज और कोयला और लोहा की प्रचुरता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें खनिज और कोयला आदि पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान भी स्थित है। तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय होते हैं। पूर्वी तट मैदान, अब पूर्वी तट मैदान कह रहे हैं। ठीक है, आप पूर्वी तट मैदान के बारे में बता रहे हैं। पूर्वी तट मैदान क्या होते हैं अभी पढ़ते हैं, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं? क्योंकि ऐसी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं। यहाँ पे छप गया है सबसे पहले। यहाँ कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र और ये नदियाँ जो होती हैं, यहाँ पे दोबारा एक बार टर्न कर देती हूँ, वेट। ब्रह्मपुत्र और नदियाँ होती हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे गेन कर देती हूँ, कि ब्रह्मपुत्र और नदियाँ जो विश्व की सबसे डेल्टा का निर्माण करती है उसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसका डेल्टा क्या करती, त्रिभुजाकार होती है और ये डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के लिए मुहाना बनाते हैं। यानी कि एक बड़ी नदी है, बड़ी नदी में अलग अलग पार्टीशन हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाती है। कहने का अभिप्राय है जहाँ बड़ी नदी में से एक छोटी सी नदी अपनी तरफ अलग से जगह बना लेती है, उसको मुहाना कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे क्या कह रहे हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था वहीं तटीय मैदान होते हैं। तटीय मैदान के बारे में कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। अपूर्व की तरफ बहने वाली नदी, पश्चिम की तरफ तापी और नर्मदा थी, जबकि पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदी होती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वो कौन सी खाड़ी में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये नदी मुहाना में उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। देखो ये नदियाँ ऐसे उपजाऊ मिलती है, यहाँ पे छोटे छोटे कंकर वगैरह जो होते हैं वो इकट्ठे होके, जैसे परवाल होते हैं, वृक्ष वगैरह होते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे डेल्टा का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहावने में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्या आप जानते हैं कि परवाल जो होते हैं वो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे हम पॉलिप भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जबकि जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं, तो अन्य पॉलिप की विधि इस ठोस कंकाल के ऊपर होती जाती है और वो बढ़ते जाते हैं और काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। इस तरह के परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। 6.4 में आप परवाल द्वीपों को दिखाते हैं। देखो किस तरीके से परवाल द्वीपों को दिखा रहे हैं और ये इस तरीके से लोग कैसे उसको डाल रहे हैं। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में
आगे देखते हैं, आगे कुछ कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं दो महाद्वीपों के, दो लक्षद्वीप और दो द्वीपों के जो हमने पढ़ा था भारत के, ये दोनों ही द्वीप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि ये क्या द्वीप कह रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं जो एग्ज़ाम में पढ़ना होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में दो द्वीप भी है जो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जो केरल के तट से कुछ स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप सिंह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में और ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व की अगर दिशा देखते हैं तो दिशा यहाँ पे दो सेशन है, आपको भी पता है। ऊपर की तरफ ये है, ये दक्षिण पूर्व की जगह है, ये दक्षिण पश्चिम की जगह है, ये उत्तर पूर्व है, और ये उत्तर पश्चिम की जगह है। तो इस जगह पे उन्होंने बात की है, यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे कि अरब सागर की तरफ, तो अरब सागर इधर है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, जो आपको मैंने मैप में भी दिखाया था। क्या आप जानते हैं कि कौन सा महाद्वीप 2004 सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों ने बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त की कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। और सुनामी एक विश्व सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसके बारे में हम 7th क्लास की बुक में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ मेन चीज़ें थी जो आपको बताना है कि हिमालय पर्वत कहाँ पे है और भारत किस तरीके से बटा हुआ है, उसका भूमि क्षेत्र किस तरीके से है, कौन कौन सी नदियाँ किस किस जगह में फैलती है। अब यहाँ पे हिमालय नदी के बाद भारतीय उत्तरी मैदान क्या होते हैं, भारतीय मरुस्थल क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा सतपुरा और विभिन्न सतपुरा श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है। फिर यहाँ पे घाटियाँ पूछी गई कि पश्चिमी घाट क्या होती है, पूर्वी घाट कैसी होती है। पश्चिमी घाट जो होती है वो एक समान होती है, जिसको हम सह्याद्री घाट भी कहते हैं। पूर्वी घाट जो होती है वो एक समान, जबकि पूर्वी घाट ऊबड़ खाबड़ और एक समान नहीं होती है, असमान होती है। इसमें लोहा, अश्क और कोयले की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रचुरता मानी जाती है। फिर कहते हैं कि पश्चिमी घाट में भी दो होते हैं। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट के जो तट होते हैं, तटीय मैदान होते हैं, तटीय मैदान पश्चिमी तरफ के सक्रिय होते हैं, जबकि पूर्वी घाट के एक समान के बारे में बात की गई थी, यानी कि पूर्वी घाट चौड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे परवाल के लिए बात की गई थी। तो इस चैप्टर में इतना ही है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं है, सिर्फ हमारे भारत के बारे में बात हुई है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इससे एक एक टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इससे खुद से नोट्स बनाइए और आपको आगे कंटिन्यूसली अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।